चलो जा सबसे पहले कुछ कल कोई कैब छूट गई थी क्या डांस के ऊपर? कैब हाँ कैब नहीं खो दी फिर मैंने। दोस्त है इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के, फिर आगे कौन सा कहते हैं आपकी? दैट इज लिटरेरी तो दैट इज यूनिट ऑफ करेंसी मेरे साथ क्या यार फ्रांस ओके जो कि यूनिट ऑफ करेंसी फ्रांस की इसको लिब्रे कहते हैं। क्लर्जी क्लर्जी ग्रुप ऑफ पर्सन्स विद स्पेशल फंक्शंस इन चर्च। ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो रिलीजियस पर्सन्स होते हैं विद स्पेशल फंक्शंस, कुछ जो रिचुअल्स करते हैं इन चर्च। आपको मालूम है जो क्रिश्चियंस लोग मरते हैं तो कोई फादर को बुलाया जाता है वो, हाँ तो पोप को या कोई भी एक चर्च के आदमी को बुलाया जाता है जो फिर लास्ट रिचुअल करता है। ऐसा होता है नहीं? और किंग तब को वो भी कुछ ना कुछ डालता है उस पे। किंग को भी वही क्राउन करता है ना? जब कोई मरता है तो उसको जब उसकी अंतिम यात्रा होती है लास्ट वॉच, तो उसमें चर्च का फादर आता है कि नहीं? वो कुछ ना कुछ पढ़ेगा बाइबल से, ऐसा होता है। सर वो उसको जब अंदर डालते हैं वो उसमें रख के तो भी आता है कॉफिन। तो उसको कहेंगे क्लर्जी। पोप को भी मतलब किंग को ये लोग क्राउन करते हैं। वहाँ से नहीं दिख रहा है तो चमक पड़ रही शायद। सर आपने तो लिबरी की डेफिनेशन को लिखवा दी है आपने अब अच्छा ये हम लोगों ने लिख लिया क्या? ये लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ हाँ अच्छा पुरानी वाली में मैं इसमें भी ठीक है। नाउ तिथे क्या होता है? तिथे दैट इज टैक्स लेविड बाय चर्च, जो चर्च लगाता है। टैक्स इनको 10% मिलता है लेविड चर्च लगाएगा और 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट इज जितना तुम्हारा अनाज पैदा होगा 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। टैली, व्हाट इज टैली? So it is tax to be paid directly to state. Tax to be paid directly to state. ये बात है। तो जो हम किसी राजा को या नॉबिलिटीज को देते हैं उस टैक्स को क्या कहेंगे? टैली। वो जितना भी राजा कर लगाएगा तो तिथे 1/10 है, जबकि टैली राजा अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा। क्या ये जो जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई गई थी, तो असेंबली वो जो भी जनरल स्टेट की मीटिंग हुई थी, क्या उसमें टैली के लिए बोला गया था बढ़ाया जाए? यस सर। नाउ सबसिस्टेंस क्राइसिस, एक बार फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आई थी। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है? सर इसमें सर आम आदमी की सर रोज की चीजों पे सर खतरा होता है। सर सबसिस्टेंस एक्सट्रीम सिचुएशन। सर सबसिस्टेंस का मतलब है कोई, क्राइसिस का मतलब अभाव। तो पूरी तरीके से जो सबसिस्टेंस का मतलब है बेसिक क्राइसिस, तो कोई भी चीज़ है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको सबसिस्टेंस कहते हैं, और उसी से बना है सब्सटेंस।
सो सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब है कि वो गुजारा नहीं कर सके. सो इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन. एक्सट्रीम सिचुएशन एक बिल्कुल अंतिम अवस्था है. एक्सट्रीम सिचुएशन. तो नाउ क्या बोलते हैं सर के छह में अटैक्स के बाद क्या है? लेविड यानी लगाया जाता है. अटैक एटिमोलॉजी ऑफ सबसिस्टेंस. सो सबसिस्टेंस इज मेड फ्रॉम सब्सटेंस ओनली. जो सब्सटेंस से बना हुआ है, ये लैटिन में है, जो किससे बना है? सब्सटेंस से बना है. इसका मतलब है ठोस क्राइसिस. इट इज बेसिक क्राइसिस. जो चीज होता है ना सब्सटेंस, बेसिक हाँ वो ही ना फुलफिल हो सके. तो दैट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड. वेयर द बेसिक नीड्स. लिवलीहुड का मतलब जानते हो? ऑफ लिवलीहुड, जीविका. लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड. कोई खतरे में पड़ जाए. एंडेंजर्ड सबसे. और लेवीड का क्या मतलब है बताओ? कर लगाया गया. कर लगाया. That's levied. Okay. मर्सिडीज क्या है? सर एक सर वो नेशनल पैलेस. सर वो सेकंड है. नहीं, वो तो ट्यूलरीज और मर्सिडीज है. मर्सिडीज बताओ. अच्छा सर मर्सिडीज. सो अ पैट्रियोटिक सॉन्ग. पैट्रियोटिक सॉन्ग. सर यही आके रैशनल तो बना था फ्रांस. हाँ, sung by volunteers. तो जब लोगों ने देखा कि वो राजा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में था लुई 16, तो उसने ऑस्ट्रिया से और इन सबसे मिली भगत की कि आओ और इन लोगों को जो हमारी नेशनल असेंबली इनको मारो. तो ये बात पता चल गई थी. किसको पता चल गई थी? रॉबेस्पियरे को, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे को. तो उसने कहा वॉलंटियर्स को बोला उठो जागो, हम लोगों को राजा के खिलाफ लड़ना है. समझ आया रॉबेस्पियरे ने. तो उस समय कुछ वॉलंटियर्स ने एक गाना गाया, गीत गाया, जिसको क्या कहते हैं? मर्सिडीज. और फिर वही बाद में उनका नेशनल एंथम बना. तो वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सिडीज. और वो कहाँ के लोग थे? फ्रॉम मर्सिडीज. सो इसीलिए इसको मर्सिडीज कहा गया. दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है. तो एज दे मार्च टू पेरिस, एज दे, और फिर उन्होंने टू पेरिस, फिर वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उन सब पे तोड़ फोड़ की. इट इज नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ओके. सैन कुलोटस किसे कहा जाता है? कुलोटस. जो जैकोबिन्स थे वो घुटनों तक का नहीं पूरा पोशाक पहनते थे. एक है कि घुटनों तक का पैजामा पहने और एक है नीचे तक पहने. तो सैन कुलोटेंस वो लोग थे, जैकोबिन्स थे, हु आर विदाउट नी ब्रीचेस. वो घुटनों तक का नहीं पहनते थे. उनकी जो स्ट्रिप्ड पोशाक थी क्या वो पूरे पैर तक ढकती थी? सो दीज आर. और जैकोबिन्स कौन थे? क्या वो थर्ड स्टेट की लोअर कैटेगरी के लोग थे? मिडिल क्लास और हाई क्लास वाले नहीं थे. वो जो बिल्कुल नीचे थे, जो टैक्स नहीं देते थे, है ना, जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वही तो जैकोबिन्स थे. और उनका लीडर कौन था?
ये सही बात है. So these are Jacobins. So that is the lower person, है ना, poor person of third stage. Poor person's party या society of third stage. Jacobins वो भी लोग थे ना, अगर Jacobins अलग से भी definition आए तो लिख सकते हो. So who do not pay सर taxes, हमारे पेपर में भी आया था है ना? सिर पेपर होगा ये जो टैक्स नहीं पे करते एंड इसलिए शादी एंड वियरिंग ट्राउजर्स, तो वो ट्राउजर्स पहनते थे और विदाउट नी रीचेस, जो घुटनों तक का नहीं होता था. उनको सैम कुलोटस कहते हैं. गुलोटिन क्या होता है? और उसको फॉर्म डॉक्टर को रोटेट नहीं किया. Device consisting of two pole and a blade with which a person is beheaded. Device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. जिससे किसी का गला काटा जाए. ट्रीजन का मतलब क्या होता है? महाभियोग, यानी बहुत बड़ा जुर्म. महान अभियोग. सबसे बड़ा जुर्म देश में क्या होता है? देश से गद्दारी. देशद्रोह. तो इस ट्रीजन किसको पाया गया? बोलो, क्या लुई 16 को ट्रीजन करार किया गया और फिर उसका गुलोटिंग किया गया? So इसलिए ट्रीजन इज बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री. बिट्रेयल का मतलब क्या होता है? धोखा देना. बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री. ठीक है. सो द चार्ज ऑन लुई 16 वाज अप्लाइड. उस पर इम्पोज किया गया ट्रीजन का. क्या चार्ज लगाया गया? ट्रीजन का. एंड वाज गुलोटिंग. सो लुई 16 was charged with treason and tried. उसको ट्रायल किया गया. ठीक है. अब किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी. ऑफ जुडिशियरी एंड गुलोटिन. और उसका गला काटने के बाद समझ में आ गई. अब देखिए, बैस्टिल क्या है? बैस्टिल ये एक बहुत बड़ी जेल है जो किले नुमा थी. ठीक है. तो इट वाज अ फोर्ट्रेस जिसमें ऐसे कैदी रखे जाते थे जो फ्रेंच के रूलर्स के खिलाफ खड़े होते थे. फोर्ट्रेस, इट वाज अ फोर्ट्रेस. छोटी किले नुमा जेल थी. जेल where prisoners were kept. बड़े कैदी रखे जाते थे, चोर उचक्के नहीं. वर kept. अच्छा, इट वाज ब्रोकन बाई या अटैक्ड बाई. ये कब अटैक हुई? बास्टिल सर पर. 1789 14 जुलाई. So it was attacked. 14 Attacked by people on 14th July. यार पिता बताओ. 14th July 1789.
अब देखो जैकोबिन्स क्लब क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस में लास्ट हो जाए A political club. A political club. Yeah. Which used during French Revolution. और इसे किसने बनाया? सर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। बोलो। सेंट सेंट जैकोबिन। It was founded by सेंट या एसटी भी लिख सकते हो, जैकोबिन। अब देखो Describe the circumstances leading to outbreak of revolutionary protest. ये आपको करा दिया था पहला बना। अब अगला देखो, which group of French society benefited from revolution? सर थर्ड स्टेट। है ना? So in text थर्ड स्टेट उसमें भी पहले आ गए exercise questions. फर्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट तो हो गया है। Which group of French society benefited from revolution? Which group of French society is benefited from revolution? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किसको फायदा हुआ? एंड विच ग्रुप वाज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, और किस ग्रुप ने पावर छोड़ दी? विच फर्स्ट स्टेट एस्टेट एंड सेकंड was forced to relinquish power? Relinquish का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। And which section of society would have disappointed from the outcome of revolution? और किसको disappointment हुआ? लास्ट Section थर्ड थर्ड स्टेट में बहुत लोग हैं Third ऑफ state सोसाइटी, के पुअर भी हैं और साथ में वो रिच भी हैं, थर्ड स्टेट की भी थर्ड तो हमें उसको देखना पड़ेगा। विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी would have been disappointed, would have been, कौन निराश हुए होंगे? disappointed, ठीक है? with outcomes of revolution, of revolution, आंदोलन के परिणाम से कौन सा स्टेट मतलब समाज का कौन सा वर्ग निराश हुआ होगा, किससे अपनी शक्तियों का परित्याग करना पड़ा होगा, और कौन लाभान्वित हुआ होगा? तीन चीजें पूछी। Let us write down it. Benefited, relinquished and disappointed. तीनों चीजें पूछी गई। एक तो बास्टील की जेल पर अटैक हुआ, तो बास्टील की जेल पर अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले ली, और फिर एक बार और अटैक करवाया ये मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने, जो ट्यूलरीज पे, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे, तो उसके बाद तो रिपब्लिक आ गया, कन्वेंशन आ गया, फिर 2 साल तक उसने राज किया, फिर डायरेक्टरी आ गई, फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप आ गई, और फिर उसके बाद तो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स का आना जाना लगा रहा। डिक्टेटरशिप में कोई लेके आ गया। टेस्ट होगा मेरे साथ। अब देखो, नाउ द वेल्दी क्लास ऑफ थर्ड स्टेट, क्या उन्हें फायदा हुआ? क्योंकि जो वेल्दी क्लास थे वही तो इलेक्टर्स थे, और उन्हीं से तो नेशनल असेंबली बनती थी थर्ड स्टेट में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? वेल्दी क्लास, क्योंकि जब
लुई 16 ने टैक्स लगाने की बात कही तो थर्ड स्टेट ने कहा कि नहीं, हम टैक्स ने और नहीं बढ़ा सकते हैं। वो फ्रांस कर्जे में डूबा हुआ था, इट वाज इन डेट। ये बात समझ आई कि नहीं? तो थर्ड स्टेट के लोग चले गए, उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली अलग से। कहाँ पे बताओ? टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट में जाके उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली और फिर बास्टिल जेल पे अटैक करके सबको छुड़ा दिया और वहाँ से हथियार लूट लिए। तो जब आर्म्स लूट लिए गए तो क्या हुआ बताइए? उसके बाद लुई 16 ने कहा भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक्सेप्ट करते हैं, यानी तुम्हारा संविधान राजा हम। क्या बोला? हाँ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन और राजा हम। और थर्ड स्टेट के लोग कौन थे? मतलब थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे वही तो नेशनल असेंबली थे, तो वो नेशनल असेंबली में थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बाकी हम वीडियो भेज देंगे, इसका जो वीडियो एल्बम है, ठीक है? सर तो तब भी कर्जे में था फ्रांस, हाँ? तब भी कर्जे में था फ्रांस कि नहीं? कर्जे में तो था ही, तो क्या किया? कर्ज में था, वो उसी वजह से धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया। तो 2 बिलियन लिबरे का एक दो साल में तो होता नहीं, 20-30 साल चुकेगा तो चुकेगा, तो चुकाया? नहीं चुकेगा। तो इस तरीके से द वेल्दी क्लास ऑफ थर्ड स्टेट नहीं किया। वो क्या हुआ? बेनिफिटेड। तो इसका आंसर क्या है? सो वेल्दी क्लास में कौन आता था? आपको मालूम है, बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब डॉक्टर्स और ये सब आते थे। सो वेल्दी क्लास ऑफ थर्ड स्टेट वर बेनिफिटेड बाय रिवॉल्यूशन। उनको फायदा हो गया। कैसे? जैसे इट कंसिस्ट ऑफ बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एंड ट्रेडर्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ बिग बिजनेसमैन। और किसकी सरकार आई उस समय? कंजर्वेटिव्स की, लिबरल्स की? कंजर्वेटिव्स की। सो इट कंसिस्ट ऑफ बिग बिजनेस मैन, लॉयर्स, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, यहाँ से वहाँ जाने वाले व्यापारी उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं। टीचर्स एंड डॉक्टर्स, तो ये लोग नेशनल असेंबली में भी थे। सो आफ्टर रिवॉल्यूशन दीज वर ट्रीटेड इक्वली विद नॉबिलिटीज। अब ये किसके साथ उठने बैठने लगे? इनकी नेशनल असेंबली थी और राजा उसी को मानता था। तो पहले तो खड़े रहते थे पीछे, जब स्टेट ऑफ जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी तो उनको बैठने भी नहीं दिया जाता, कुर्सी भी नहीं थी। 300 लोग इधर नॉबिलिटी, उधर क्लर्जी, और 600 लोग खड़े रहते। अब ये उठने बैठने लगे। आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन क्या हो गया बताइए? क्या हुआ? They were treated equally. ये इक्वल ट्रीटमेंट होने लगा विद अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अपर सेक्शन का मतलब है क्लर्जी और नॉबिलिटीज के साथ इनका उठना बैठना हो गया। ये फायदा हुआ। ये हुआ कि किनको बेनिफिट हुआ। अब दूसरी बात क्या हुई कि इनको सत्ता छोड़नी पड़ी। सो नेक्स्ट इज विद अपर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सेकंड है विद द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। क्या सामंतवादी प्रथा का अंत हो चुका था? क्योंकि अब तो फ्यूडल सिस्टम नहीं था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरेट ने तो खत्म ही कर दिया था। तो विद एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यानी जगह जगह के लोकल आदमी, फ्यूडल सिस्टम समझते हो? जगह जगह के लोकल आदमी जितना मर्जी चाहे टैक्स लें। राजा एक टैक्स नहीं अलाउड करता था, कहता था ये जमीन तुमको दे दी, जितना मर्जी लो, हमको इतना दे देना। वो खून चूस लेते। उस चीज़ को क्या कहते हैं? सामंतवादी प्रथा। कि हमने तुम्हें इस एरिया का सामंत बना दिया जोधपुर का, जितना मर्जी उतना लो।
और तुम अपनी सेना भी छोटी मोटी रखो मारने के लिए लोगों और मुझे इतना दे दो, तो इसको तुम क्या कहोगे? विद एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम का अंत हो गया। कौन सी प्रथा होती है ये? सामंतवादी प्रथा। वो सामंत बना देता है अपना राज्य, एक एरिया दे देता है। सो विद एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम तो क्या हुआ बताइए कि एवोल्यूशन ऑफ, तो इसकी वजह से दैट इज टैक्सेस जो lawyers, there was no tax to be paid, कि कोई पेड नहीं करना पड़ता था टू अपर क्लास, जो अपर क्लास ऑफ सोसाइटी थे। तो इससे क्या हुआ? अगर उन्हें टैक्स ही नहीं मिलेगा तो वो लोग क्लर्जी और नॉवेल्टी क्या वो सेम लेवल पर आ गए जो थर्ड स्टेट के अपर सेक्शन थे। तो क्लर्जी एंड nobilities came to same level as nobilities। तो उनकी जो भी क्लर्जी और नॉबिलिटीज थे उनकी पावर खत्म हो गई कि नहीं? जब उनको टैक्स ही नहीं मिलेगा तो क्या पावर रहेगी? And they were forced to relinquish power and were forced to सर इससे कोई हिंदी वर्ड relinquish यानी quit और ये abandon power to अपनी पावर दे देना, hand over power, क्विट हो सकता है, हैंड ओवर हो सकता है, ठीक है। सो देयर पावर वर टेकन ऑफ, उनकी पावर ले ली गई, छीन ली गई। पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब तीसरी चीज क्या पूछी गई बताओ? जो सबसे गरीब थे जिन्होंने 20,000 लीटर भेजे थे उनको कुछ हुआ क्या? ऑफ सोसाइटी like small peasant, small कितना बड़ा खुश peasants, बड़े बड़े हैं लेकिन सिंपल सेंटेंस में लिखा रहा हूँ, इसमें कोई सेंटेंस बड़ा नहीं है, सिर्फ आप समझ लो और वहाँ अपने सेंटेंस में लिख देना। So poor sections of society like small peasants, landless laborers, servants, और जहाँ न समझ में आए पूछ लीजिए, एंड अर्नर्स ऑफ डेली वेजेस एंड अर्नर्स ऑफ डेली, जिन्हें दिहाड़ी मिलती है, क्या मिलती है? दिहाड़ी रोज की कमाई। तो अर्नर्स ऑफ डेली वेजेस का मतलब जिनको क्या मिलती है? दिहाड़ी। सो वो सब क्या हुए? वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, वुड सर वुमेन भी तो होगा हैव, वुमेन्स उस समय तक रिवॉल्यूशन में कुछ, अभी वुमेन का भी दिखाया गया है, उनका अलग से बोला गया। वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, बात नहीं करो, फ्यूचर टेस्ट भी चल रहा है। वुड हैव बीन, सर इसका आंसर फर्स्ट स्टेट भी हो सकता है ना, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बाद उनकी पावर्स कम हो गई। और वो क्या हो सकता है? सर फर्स्ट स्टेट, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बाद फर्स्ट स्टेट की पावर कम हो गई थी ना, क्लर्जी वगैरह। हाँ तो वो लिख दिया ना, कम वो तो ऊपर वाले में आ गया ना। पहले कराया कि किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ और किसे निराशा हुई। फायदा नुकसान निराशा, तो सर वो नुकसान में आएंगे, निराशा में निराशी have been disappointed।
सर फ्यूडल सिस्टम क्या था एक और समझाओ। फ्यूडल सिस्टम का मतलब राजा किसी से कुछ रहता था, कहता था जाओ तुम्हें जयपुर दिया, तुम्हें जोधपुर दिया, तुम्हें ये दिया, अच्छा तुम ऐसा करना वहाँ से हमें हर महीने एक बैलगाड़ी सोना भेज देना, फिर तुम उनसे कुछ भी लेते रहो, हमारे पास एक बैलगाड़ी सोना आना चाहिए हमें। ओके सर। तो उसने जहाँ चाबुक लगाया किसानों को, एक बैलगाड़ी सोना उसको, एक दो बैलगाड़ी अपनी रही। समझ में आई? तो सबको वो बांट देता था, वो उसको अब किसी से कर नहीं लेना है, और सामंत से, अब जिस दिन एक बैलगाड़ी नहीं आई, अच्छा तुम अब सामंत नहीं हो, अब ये सिक्का है, जाओ सब ये सिक्का लाओ एक बैलगाड़ी। सब मना कर रहे हैं। अब women's also would have been discontented. The women's भी disappoint हुई। Women's जो थी, women also had been disappointed as they have not got political power. उनको अभी भी नेशनल असेंबली में कोई जगह नहीं मिली, और नॉट हैव राइट टू गिव वोट, वोटिंग का भी नहीं मिला। एज दे स्टिल हैव नो एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब जानते हो वोटिंग का अधिकार ना, नॉट गॉट राइट ऑफ वोटिंग और एनी शेयर इन पॉलिटिकल पावर। वो किस तरीके से उन्हें निराशा हुई। अब जरा देखें, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग 19th and 20th century. Describe the legacy of France, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने विश्व को क्या दिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। During 19th and 20th century, जब 19th सेंचुरी होती है वो 1800 से शुरू होके 1899 और अंतिम दिन तक चलती है, 31 दिसंबर तक, यानी 1900 में भी चलेगी। जब 1901 आएगा तब समझो अगली वाली होगी, और 1801 से, और ये कहाँ से होगी? से 18 से अभी ये 21st एक ये हो गई 19th सेंचुरी, तो 1800 खत्म हो गया तो 19वीं सदी शुरू हो गई, वो 19th सेंचुरी बना रही। जैसे अभी वो तेंदुलकर सेकंड सेंचुरी बना रहा, तो जब 101 से शुरू होता है, अब तो सेकंड सेंचुरी की ओर बढ़ रहा है, तो वो सेकंड सेंचुरी फिर ओवर हो जाएगी, फिर अब थर्ड सेंचुरी बना रहा है, तो 201 पे थर्ड सेंचुरी शुरू होगी कि नहीं? नहीं समझना है? जैसे हम कहेंगे कि सेकंड सेंचुरी चल रही है तेंदुलकर की, तो जब 101 रन बनेगा कहेंगे इसकी तो सेकंड सेंचुरी चल रही है। सो सेकंड सेंचुरी ओवर कब होती है? जब वो 200 रन बना लेता है। उसी तरीके से 19th सेंचुरी ओवर कब होगी? जब 1900 रन बना लेगा, कहेंगे तेंदुलकर ने तो 19th सेंचुरी बना ली। सर 22 सेंचुरी अभी आपका ये 20 चल रहा है, तो ये 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी तेंदुलकर बना रहा है। 2101 जब 2100 आ जाएगा तो फिर बोल देंगे कि उसने 21 सेंचुरी बना ली तेंदुलकर। फिर 21 में 22nd सेंचुरी, अब तेंदुलकर डोरेमोन So, पता नहीं 22 से लिखा है। now, the French Revolution proved to be most important event. So, what does it mean by legacy? Meaning of legacy in Hindi.
मर जाएंगे तब तक। विरासत, देखो इसको कि फ्रांस ने विश्व को क्या विरासत दी। बात समझ आई? जैसे मान लो राजा के बच्चों को, प्रिंस को अपने राजा से कुछ लेगेसी मिलती है, विरासत। हाँ, इट इज काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। वो राजा उसको बताएगा देखो ये तुम्हारा सोने का महल है, चलो तुमको दिखाएं, ये तुम्हारा खजाना है, ये तुम्हारे मवेशी हैं, घोड़े हाथी हैं। तो वो लेगेसी है। वो क्या चीज़ है? लेगेसी। इतने सारे तुम्हारे नौकर चाकर हैं। ऐसे इनके पापा दिखाएंगे सोना कि आओ देखो तुम्हारे लिए 10 पैकेट ब्रेड रखे हैं खरीद के, ये लेगेसी हो जाएगी। 10 पैकेट। तो ये सामान था, तो फिर वो उन्होंने छीन के किसानों से 10 पैकेट ब्रेड रख लिए होंगे। The French Revolution मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? कुछ तो दिया। उन्होंने कहा अरे राजा के किले में, उनकी जेल में लोगों ने आक्रमण कर दिया। लोग भी कभी आक्रमण करते, दुनिया हैरान रह गई। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो ये 1789 में बाथफील्ड जेल पे आ गया। इसको पूरे यूरोप ने बड़ी हैरानी से देखा, ऐसा भी होता है क्या कि लोग राजा के खिलाफ चले जाएं? तो इससे ऐसा कभी सुन, हुआ नहीं? ऐसा होता ही नहीं है। राजा के खिलाफ लोग मर जाएंगे लेकिन जाते नहीं थे। राजा हिम्मत ही नहीं होती थी, लोग पहले जागरूक ही नहीं थे इतना, उनमें ये जागृति नहीं थी कि राजा के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। लेकिन ये विश्व की सबसे, अभी तक की भी सबसे बड़ी, चाहे हजारों लोग मर जाएं, ये एक तरीके का परिवर्तन का दौर है। कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। फिर ऐसा पहली बार हुआ कि लोगों ने राजा के खिलाफ चले, तो इसके नहीं बाद तो भी उसके हुआ पहले होगा। 1700 सालों से, अभी तो 300 साल बीते हैं, 400 साल, 1700 सालों से राजा ही राज कर रहा था। और 1789 तक भी राजा ही का राज था, कोई खिलाफ गया ही नहीं। इंडिया में तो गए होंगे। कभी नहीं। इंडिया में तो अभी 1947 के बाद सब कुछ है, यहाँ भी राजा थे और राजा के खिलाफ भी कोई गया नहीं। राजा के खिलाफ राजा जा सकता है, जनता नहीं जा सकती। जनता नहीं, जनता कहती थी हमारे राजा राणा प्रताप है, तभी कोई कहेगा सुनो सुनो अभी अकबर ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया, तो कहेंगे जय हो हमारे राजा अकबर। उनको बस जब स्टोरी में पता चल जाती यहाँ भी अकबर आ गया, अकबर हमारे राजा। फिर दूसरा आगे बोलेगा नहीं अकबर चला गया, राणा प्रताप है, राणा प्रताप। उनको विरोध में नहीं जाना। सर जैसे सर किसी देश पर सर कब्जा करे, सर जैसे तो वो ऐसे बोलते वो बहुत देर से देख रहा हूँ यार, बहुत देर चल मेरा The idea of liberty and democratic rights were the most important legacy. Now, write down. The idea of liberty and democratic rights. देखो ये सबसे बड़ी बात थी कि नेशनल असेंबली सबसे पहली बनी और उसका भी चुनाव होता था फ्रांस में। ऐसा तो कहीं होता ही नहीं था। क्या लोग तो डेमोक्रेसी चुनेंगे राजा को? डेमोक्रेसी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसके पहले भी नेशनल असेंबली तो होती ही थी, उसकी मान्यता होती नहीं थी, लेकिन रॉबेस्पियर ने सही मायने में जब कन्वेंशन बनाया और बोला तुम हमें चुन रहे हो इसलिए हम राजा। तो डेमोक्रेसी वही पहले सबसे पहले मतलब एक तरह से उसने लोगों को चेतना दी राजा की, ठीक है ना। अमेरिका में सबसे पहले आई थी, लेकिन अमेरिका में राजा जैसा कुछ था नहीं, वहाँ जनजातियाँ थी तो लोग समझ नहीं पाए कितना। लेकिन डेमोक्रेसी सबसे पहले अमेरिका की थी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका की है और लार्जेस्ट इंडिया की। दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्योंकि इतना लोग समझता नहीं ना इम्पोर्टेंट और बताते हैं तो क्या 2100 तो 97
99 years. देखो लिबर्टी, जो सिटोयन और सिटोयिनी वर्ड है वो कहाँ से आए? वो तो सिटीजन सिटीजन, ये फ्रेंच से हैं, फ्रेंच वर्ड है। सिटीजन बना है ना, अब उससे सिटीजन बन गया, लेकिन ये वर्ड्स कहाँ के हैं? सिटोयन एंड सिटोयिनी, सर लैटिन सिटोयन ये है फ्रांस के। फ्रांस में ही सबसे पहले ये जो मीरा बियू थे, उन्होंने बोला हम सब सिटोयन हैं और तुम सब सिटोयिनी हो। सर वो नहीं है हाँ, जो भी हो, ऐसे उन्होंने बोला। तो सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से आया? डेमोक्रेटिक राइट्स पर राइट डाउन। ओके, नाउ राइट डाउन। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी, सर राइट्स 2 बार लिख दिया आपने, डेमोक्रेटिक राइट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं 91 की होगी, 92 और 92। बात मत करो बेटा। सर वहाँ एक ही बार लिख रहे हैं कि 2 बार? क्या? राइट्स डेमोक्रेटिक 93 आगे देखें। 22 सेंटीमीटर। इतना तो बोलो कि हम 100 साल का नहीं, 65 मैं अपना पकड़ आपको लाइब्रेरी में चल जाए, मेरी तो और छोटी है। कोई नहीं, बढ़ा देंगे। So these were the most important events of the French Revolution. These ideas became inspiring force for the political movement in the world. Okay, समझ में आई बात? बात मत करो फिर, नहीं तो हमें टेस्ट लेना पड़ेगा, फिर काम रुक जाएगा। इसलिए करते रहो। तो हम समझाते जाए, आप समझते जाएंगे। ठीक है, तो लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स तो सबसे बड़ी चीज़ थी, और ये कहाँ से आए? ये सबसे बड़ी विरासत थी इसमें। ओके, अच्छा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दिस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, सेकंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फिर से लिखो, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी आजादी, समानता और भाईचारा। आजादी, भाईचारा, समानता और आपस में बंधुत्व। भाईचारे का ठीक नहीं लग रहा तो लिखो बंधुत्व। ठीक है, तो ये these ideas spread from French to rest of Europe. Spread from, सर तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि कहीं और था ही नहीं है। ये चीज कहीं नहीं थी। लोग चाहते थे कि हम सब एक हो जाएं और हम फ्रेटर्निटी। हाँ, आपने कहा था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ओल्डेस्ट है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि कोई राजा नहीं था। उन्होंने वहाँ की जो रेड इंडियंस थे ना, ये पहले ब्रिटिश ने कब्जा किया, फिर फ्रांस ने उनको छुड़ा दिया, बोला तुम अपना राजा बना लो, अपना एक संविधान बनाओ। उस समय फ्रांस में सब चल रहा था, तो फिर उन लोगों ने कहा कि हम डेमोक्रेसी ऑप्ट करते हैं। तो विरोध में वो नहीं गया कोई, क्योंकि वहाँ कोई राजा था ही नहीं, जनजातीय थे, शेड्यूल ट्राइब थे, तो वो चीज़ फैल नहीं पाई यूरोप में, क्योंकि यूरोप उसको हथियाना चाहते थे। लेकिन कहीं राजा हो और उस पर लोग कब्जा कर लें तो वो ज़्यादा लोगों में फैलती है। तो यूरोप में यूरोप की बात ज़्यादा फैलेगी, अमेरिका की नहीं फैलेगी, वो तो बिल्कुल रिमोट में हमारे कुछ डेवलप ही नहीं था। सो इसलिए ओल्डेस्ट वहाँ की है और लार्जेस्ट यहाँ। कई बार हाँ, जब क्लिंटन और मोदी मिल रहे थे तो कहा नहीं गया था कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर, ये दोनों गले मिल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा।
मैंने सारे ले लिया ठीक है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी स्प्रेड फ्रॉम, कहाँ से पहले? सर दो बार फ्रांस, सब फ्रॉम दो बार यूरोप, रेस्ट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। हाँ बताओ बेटा, आप ज़्यादा बात कर रहे हो, 10 पॉइंट बताओ इसके रिगार्डिंग लेगेसी। आपस में बात ही कर रहे हो, हम संभाले कि दिखाएं? उसको तो मालूम है, बता देगा अभी 10 पॉइंट, वो तेज है। आप बताओ तीसरा पॉइंट क्या लिखे? ये सब लोग जानते हैं, इनसे भी हमने पूछा आपसे। Now colonized people reworked the idea of freedom from bondage to create a sovereign nation state. ब्रिटिश ने बहुत जगह कॉलोनी बना रखी थी क्या? तो उन्होंने सोचा कि जब वहाँ के लोग अपने राजा पे हमला कर सकते हैं तो इंडिया सोचे हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी अब ब्रिटिशर्स पे हमला करेंगे जो यहाँ पर आ रहे हैं ना वॉइस राय और गवर्नर बन के, हम भी हमला करेंगे। क्या सोचे? कोलोनाइज्ड पीपल, उपनिवेशवाद था, उन लोगों ने यहाँ पे अपने कॉलोनीज बना रखी थी। तो कोलोनाइज्ड पीपल यहाँ बनाई, अफ्रीका में बनाई, ऑस्ट्रेलिया में बनाई, 40 जगह बनाई थी। और आज उन्हीं का कॉमनवेल्थ गेम होता है। जो 40 लोग ब्रिटिश के अंडर में थे उनके बीच में जो खेल खेला जाता है, दिल्ली में भी तो हुआ था बीच में, तो उसी को कहते हैं, उनका पैसा ब्रिटिश कहती बड़ी चालाकी से, तुम लोग तो कॉमनवेल्थ हो, हमारे ही तो वेल्थ हो, चलो एक गेम खेलो। उसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम, जबकि सबको उसने शोषण किया, हरास्ट, और लास्टली उनको बोल दिया तुम लोग कॉमनवेल्थ। ये दिखाने के लिए तुम हमारे अंडर में कभी रहे हो, लेकिन हम लोग उसे शान से मनाते हैं। तो दिस इज द कोलोनाइज्ड पीपल में भी ये आइडिया आ गया, हम भी सोवरेन स्टेट बनेंगे। सोवरेन का मतलब क्या होता है? संप्रभु राष्ट्र, यानी हमारा निर्णय हम लेंगे, तुम नहीं ले सकते। ईरान कहता है तुम्हारे ठीक नहीं हो रहा इंडिया, तो इंडिया को मोदी बोलते हैं वी आर सोवरेन, हम अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं और ज़रूरी नहीं कि तुम हमारा निर्णय लो। जैसे हम अपने पड़ोसी से कहते हैं हमें मालूम है हमारे कुत्ते को कैसे मारना है, तुम क्यों बता रहे हो? समझ आई बात कि नहीं? बगल वाला सलाह देता है कि इसको काबू में रखो, ऐसे करो, तुम चुप रहो। वी आर सोवरेन, हर एक परिवार अपने आप में संप्रभु है, कोई चाहता है कि बाहर वाला बोले। इसी तरीके से जो राष्ट्र है वो भी अपने आप में सोवरेन है। Nobody has any right to interfere in the internal matter of our nation. So, colonized people reworked. Colonized people, जैसे कि like Indians, तो इंडिया ने एग्जाम्पल एक दिया इंडिया करा गया, ठीक है। So also tried to free themselves from bondage of, किसके बंधन से मुक्त कराने के लिए? From bondage of British, ठीक है। और ब्रिटिश, कई जगह ब्रिटिश कॉलोनी थी, कई जगह डच कॉलोनी थी, नीदरलैंड के लोग डच कहलाते हैं, और कई जगह फ्रेंच कॉलोनीज भी थी। बॉन्डेज ऑफ लेकिन जर्मनी को बोलते हैं ना डच लैंड, तो वहाँ भी डच रहते हैं और दूसरे भी थे कॉलोनीज, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो इन सब जगहों पर अब यहाँ पर देखो, एंड make their and make a sovereign state, या create a sovereign nation। sovereign की स्पेलिंग याद रखो, अभी उसमें भी आएगी सिविक्स में। sovereign
रेन का मतलब समझते हो, राज्य, पूरा अपना राज्य, सोल प्लस रेन से सोवरन बना है, सोवरन नेशन। यानी हमारे प्रभु हम ही हैं, सम प्रभु, हमारे प्रभु तुम नहीं हो सकते। ओके, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म which emerged from French Revolution created a mass movement all over the world। अब देखो, द आइडिया, सिर्फ उनको लिबर्टी नहीं देनी थी, ये भी देना था कि जो नेशन है, नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिनका एक जैसा एथिक्स हो, एक जैसे रिचुअल्स हो, एक जैसा फोक सॉन्ग्स हो, लोक संगीत हो, लोकगीत हो, फोक स्टोरीज हो, और एक तरीके का कल्चर हो, उन्हें एक नेशन होना चाहिए। जिनकी एक जैसी हिस्ट्री हो, उन्हें क्या होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए। ना हम तुम्हारी 1 इंच जमीन लेंगे, ना अपनी 1 इंच जमीन तुमको देंगे। समझ आई बात कि नहीं? हमें तुम्हारी जमीन से लालच नहीं है। अब पहले क्या होता था, अपने रेन का विस्तार करो तब सफल राजा हो। आज ऐसा नहीं, जहाँ हो उसी को अच्छा करो, तुम्हें दूसरे की जमीन लेने की जरूरत नहीं है। तो साम्राज्यवाद का मतलब है कि अपने पावर को बढ़ाओ, दूसरे रेन पर कब्जा करो। लेकिन ऐसा आज है, आज तो जो नेशन है अगर दूसरे पे कोई बुरी दृष्टि डालता है तो पूरा दुनिया बहिष्कार कर देती है। रशिया का सबने बाइकआउट कर दिया। तो आप ऐसे दूसरे के नेशन को नहीं ले सकते। तो अभी क्या हुआ, नेशनलिटी का आइडिया आ गया। नेशन, फ्रांस ने कहा कि हम दूसरे की ज़मीन न लेंगे न देंगे, पर नेपोलियन बोनापार्ट ने तो फ्रांस को बदनाम ही कर दिया। उसने न जाने 80% यूरोप को जीत लिया, और नहीं तो फ्रांस को आज सबसे सम्मान की नज़र से देखा, क्योंकि फ्रांस ने सबसे बड़ी लेगेसी दुनिया को दी कि हम नेशन है, हम न लेंगे न देंगे। लेकिन नेपोलियन पार्ट ने तो पूरा तबाह कर सर, तो इस वाले सारा किया कराया किसका है, वो न करता तो फ्रांस आज नंबर 1 था। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि नेशन न किसी की जमीन लेता है, न किसी को अपनी जमीन, लेकिन उसने तो गड़बड़ कर दिया ना। सर, तो इस वाले पॉइंट में आइडिया ऑफ मदरलैंड भी आएगा। अब देखो, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अक्षित सेंटेंस पूरा करो। The idea of nationalism come from French Revolution. हाँ, That we do not take land of other countries and do not get land of our सही country. बता। तो द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म which emerged या which started from France, फ्रांस से स्टार्ट हुआ था कि नहीं? So spread throughout the world, created, ठीक है, मास मूवमेंट्स। क्या इसने हलचल पैदा कर दी सब जगह, पब्लिक उठ खड़ी हुई। मास मूवमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। And monarchs were compelled to leave their throne, या अपना वो सिंहासन छोड़ने पर मजबूर हो गए, या पावर्स। मोनार्क को कंपेल कर दिया, भाई छोड़ो। सर, कंपेयर को वो भी लिख सकते हैं, बात देकर, हाँ। एंड मोनार्क्स वर कंपेल्ड या फोर्स टू relinquish their power। relinquish का मतलब समझते हो? Quit. हाँ, तो leave their power। ये इसके बाद ये भी बात देखी गई कि टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे, हमारे यहाँ के रिफॉर्मर्स थे। सो कौन कौन रिफॉर्मर्स थे? ऑफ इंडिया। रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है? समाज को सुधारने वाले। तो समाज सर राजा राम मोहन राय ने सर सुधारक, उन्होंने बहुत काम किया। जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह, उन सब का अंत कराया। सो लाइक टीपू सुल्तान and राजा राम
मोहन, ये खुद भी एक राजा ही थे बट सोशल रिफॉर्मर ज़्यादा थे, राजा राम मोहन रॉय। सो इन लोगों ने वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, डीपली इन्फ्लुएंस्ड, तो उन्होंने लोगों में जन जागृति पैदा की बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। बात समझ में आ गई? 4-5 पॉइंट लिख लोगे ना? ओके, टेस्ट लो नहीं अभी नहीं, आगे बढ़ते जाओ, टेस्ट नहीं होगा, अभी ज्योग्राफी भी करा देंगे। एक साथ सब कल का टेस्ट हो गया, सब ट्राई कर रहे हैं। कल का नहीं सर, परसों का। लंबा वाला। हो जाएगा, परसों का। सब हो जाएगा। सर एक्स्ट्रा क्लास कितना बजे होगी? हो गया ना खत्म ये चैप्टर? थैंक यू, थैंक यू फॉर विजिट। तेरे को ही बोला। कम सून अगेन। एजुकेशन। अच्छा इतनी बात समझ आई, अगला लिखें? नहीं अभी अब खड़ी क्यों हो गई? बैठो, प्लीज सिट डाउन। अरे हाँ। बाकी अभी हाँ चीज भी दीजिए। चल आओ, अब जरा देखिए, नेक्स्ट इज सर एक्स्ट्रा क्लास कितना बजे होगी? 3:30। सर थोड़ा कितने बजे होती डेली? क्या होगी? 3:30 से पॉलिनोमियल की क्लास होगी। 6 बजे से कर नहीं आना ना। हाँ? 6 बजे से चाहिए? हाँ चल जाएगी? हाँ चल जाएगा। तो ठीक है, हाँ। ओके, 6 बजे से कर लोगे ना? पॉलिनोमियल्स करेंगे और लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, क्योंकि बाकी बच्चों ने पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ रखी है, तो लीनियर इक्वेशन हम पहले करा देंगे, फिर छोड़ देंगे इनको पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिससे इन लोगों को आपको फिर लीनियर, हाँ तो हम करा देंगे। और शाम की क्लास 6 बजे से कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि 6 बजे सर 3:30 से ठीक है। नहीं, 3:30 से ठीक है। 6 काम भी कर रहा है। अरे तो दोपहर में क्या करेगा? सोगी। सोना वाला नहीं। सर टाइम बताओ। 6 बजे। 6 से 7:45 तक है। ठीक है। 6 to 7:45। पहले 6 PM to लीनियर इक्वेशंस पहले करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स के ये डिवीजन लोगों को सिखा देंगे। तो लीनियर इक्वेशन पढ़ के आप चले जाना, हमको पढ़ना है। अब देखो, draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced to French Revolution. So, draw up, write a list of, draw up का भी मतलब वही होता है, बुक में क्वेश्चन है draw, और वैसे क्या लिख सकती हो? Write a list of democratic rights we enjoy, ठीक है, whose origin could be traced, जितने तुमको आज अधिकार मिले हुए हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। कौन सा अधिकार? लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या मतलब होता है? लोकतांत्रिक अधिकार, जिसका ओरिजिन फ्रांस से है। सर ये 4th क्वेश्चन है। हाँ, इसका मतलब है लोक तांत्रिक अधिकार। एक होता है राजतंत्र और एक होता है प्रजातंत्र, ठीक है, और एक होती है अफसरशाही। अफसरशाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, इनसे सुनो। और एक होता है भीड़ तंत्र, उसको क्या कहते हो? ये ठीक कह रही है, मॉबोक्रेसी। सबसे पहले इन्होंने हंसा, इन्हीं की बात से निकली, मॉबोक्रेसी बोला नहीं इन्होंने।
तो अगर भीड़ कोई कह दे हमें तो इसे मारना है, वो मार देगी, उसी का राज चल रहा है, जहाँ जहाँ भीड़ जा रही जो मर्जी सो और कर। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी हमने कहा कि हम सबसे बड़े हैं और हम जो कहेंगे। आज नीली शर्ट कौन पहन के आया? इसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। समझ में आई बात कि नहीं? तो ऐसे होता है ऑटोक्रेसी में, जो मन करे सो करो। सर पाकिस्तान में चलती। हाँ, तो अब इस तरीके से देखो, इतनी बात समझ में आई? डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चलता है ना। जस्ट 7 पॉइंट्स हैं, बता दो तो जितनी मर्जी उतनी बात करो। सो दैट इज वी एंजॉय टुडे whose origin, whose origin can be traced to French Revolution, जिसका संबंध इससे है। तो जरा लिखिए द लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, the list of जैसा पहला बताया अर्पिता ने, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कि हम सब समान हैं, समानता का अधिकार। ये नहीं कि तुम फर्स्ट आओगे तुमको 2 चिप्स और इनको 1 चिप्स, तो वो नहीं। राइट टू इक्वलिटी, आप कहेंगे हम भी इक्वल हैं, और ये बोल सकते हैं हमको 1 क्यों दिया, उनको 2। और यही पार्शलिटी बात करवाते तो गॉडसन ने दुकान में एक बच्चे को मार दिया। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, करनी चाहिए ना, कुछ नहीं होता, कंप्लेन करनी चाहिए ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर जैसे किसी भी बात को व्यक्त करने का अधिकार। साक्षी बोल सकती हैं कि आप सौम्या को तो बोलने देते हैं, हमें नहीं बोलने देते हैं। ये साक्षी बोल रहे हैं कि सौम्या तो बात करने देते हो आप क्लास में, हमको क्यों नहीं करने देते? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है किसी भी चीज को व्यक्त करने का अधिकार। अगर तुम्हारे सर पे लाल टोपी है तो अब खो गई तो जाओ। फ्रिजियन कैप, फ्रीजियन के, अच्छा फ्रिजियन, जैसे इनकी लाल टोपी खो गई तो ये नहीं बोल तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी बात को व्यक्त करने का अधिकार, और एक्सप्रेशन, स्पीच बोलने का अधिकार और एक्सप्रेस करने का अधिकार। हमारी बात हम लिख के भी बता सकते हैं। इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये पूछेंगे ईशा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये बात है फ्रिजियन कैप इसके पास। बोलो इसकी हिंदी क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। सर जैसे सर किसी मजदूर को सर दिहाड़ी पर सर कम तनख्वाह दे, उनको मजदूरी कम दे रहे हो या उनसे खेती करवा रहे हो, पीछे से कोड़े मार रहे हो। ये 1900 कब से हो गया? अब चलो ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये तो लिख रहे हैं हमें क्या क्या मिला है। धर्म की आजादी का अधिकार। सर जैसे सर धार्मिक मान्यताओं, ये नहीं कि हम वहाँ पे सऊदी अरब में चले गए, अरे तुम्हारे मोबाइल में शिव जी की फोटो है, चलो जेल। चलो जी, तो वहाँ अगर आपको दिख गया कि आपके मोबाइल में कोई धार्मिक नाम लिखा है या फोटो है, चलो जेल। वहाँ है ऐसा है, आपके मोबाइल में एक भी डीटी की फोटो नहीं होनी चाहिए, देवता की। चलिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, छुप छुप के होली ना मनाओ, खूब खेलो। कल्चरल राइट्स, भाई हमारा कल्चर है, हम मनाएंगे, हमें छुपना नहीं। हम दिवाली है तो झालर लगाएंगे, तो मतलब ऐसा कई जगह बैन है, आप अपने रिलीजन को नहीं मना सकते। ये आंसर है कि ये सभी चीज़ें फ्रांस से आई हैं।
राइट टू कल्चर, अब जो भी हो वो इसमें लिखा है क्वेश्चन में आप लिख दीजिए, एंड एजुकेशनल राइट। वहाँ बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, जॉन पॉल मारत हुए हैं और वो ओलंपिक डी गाजस हुई हैं। तो सर ये ओलंपिक डी गाजस कौन थी सर? हमारे पेपर में है। तो वो लिखना पड़ेगा कि वहाँ की एक राइटर थी, फेमस राइटर थी, जिसने बताया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो कर रहा है वो गलत है। ये भी हम दिखाएंगे इसमें मैंने कब लिखा था? इसका तो लिखा हाँ, एक्टिविस्ट, वुमेन एक्टिविस्ट। देखो ये वुमेन एक्टिविस्ट थी जिसने ये भी कहा था कि द फीमेल हैव राइट टू वोट एंड दे शुड बी गिवन इक्वलिटी एंड पॉलिटिकल राइट। तो ये फ्रेंच फर्स्ट एक्टिविस्ट एंड वुमेन राइटर ऑफ फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर शी लिख दी है सर, शी को ही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट लिखो। एजुकेशनल सर ने पढ़ाया हमने उसमें वीडियो में भी दिखाया था। एजुकेशनल राइट्स। अब देखो तो उसने बोला मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, चलो बुलेटिन आ जाओ इसके नीचे, प्लेट के नीचे। सर एक जब मारो दूसरे जब मारो ये लो राइट टू वोट, ये अधिकार कहाँ से आया? और फिर उसके बाद राइट टू लिव, जीने का अधिकार। आप किसी से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो। राइट टू लिव। वैसे तो उसने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्लर्जी और सबको मरवा दिया था, लेकिन आप किसी से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो। उसको वो ट्रायल करेगा, अपने पक्ष में आवाज रखेगा। किसी को भी बचने का अधिकार है कि नहीं, पक्ष प्रस्तुत करने। और देन राइट टू गेट एजुकेशन, क्या सरकार ने ये भी शुरू कर दिया है? शिक्षा का अधिकार। तो होगा, फ्रांस ने बहुत कुछ दिया, उसमें एक एजुकेशन राइट भी है। तो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन 12वीं तक देती है, जो बच्चे पढ़ने वाले फ्री सब कुछ। गर्ल्स को ज्यादा दे देती है, फ्री सब कुछ फ्री मिलता है। हम यहाँ जांगेड़ एक स्कूल में गए थे तो वहाँ सब किताबें, कॉपियाँ, ड्रेसेस पूरे लगी हुई थी एक पूरे कमरे में। और इतनी ड्रेसेस थी कि उसमें बहुत में तो कीड़े भी लगे हुए, वो बांटते ही नहीं थे लोगों को। रखी हैं यहाँ पर, जब मैं बीएड कर रहा था दिखाने के लिए रखी रहती थी, बस ऐसे ही। अब कभी जैसे कुछ भी कोई बोले चटोर सर, तो आप ये राइट्स गिना दीजिए। बोलेंगे कि तो हम तो मैथ के टीचर है, सोशल हमको ना कहीं हम बाल दिवस पे 5 सितंबर का इंतजार, इनको तो टीचर डे ना 14 नवंबर का इंतजार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स आर बीसेट विद कंट्राडिक्शन? तो यूनिवर्सल राइट्स, सुनिए इसका मतलब क्या हुआ एकलव्य? क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, जैसे अभी हम लोग को इसका मतलब एकलव्य समझाएंगे। वुड यू एग्री विद द व्यू दैट, कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब होता है? विरोधाभास, वुड यू एग्री? क्या सर? विरोधाभास विद the message of universal rights.
राइट्स। यूनिवर्सल राइट्स का मतलब है सार्वभौमिक अधिकार। सो सर ये भी नहीं समझ must be set। ये सब घर में इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं। Be set with contradiction। ये लोग जो होली में गुजिया खाते हैं वो भी इंग्लिश में ही बोल के खाते हैं। सर इंग्लिश में भी कुछ नहीं बोलते गुजिया को पूछो इसको गुजिया सो एकला में बताइए इसका मतलब क्या है? गुजिया को यानी क्या आप ये मानते हैं कि जो ये यूनिवर्सल राइट्स हैं पूरी दुनिया में सारे इंसानों के एक जैसे राइट्स होने चाहिए? सो वन बी सेट विद कंट्राडिक्शन, यानी वो विरोधाभास से भरे पड़े। बी सेट का मतलब अपने रास्ते से विचलित हो गए। दे आर डेविएटेड एंड दे आर फिल्ड विद डेविएटेड। अच्छा सर डाइवर्ट। हाँ, उनके मीनिंग है फ्रांस ने तो क्लियरली बोला था सबको सारे राइट्स होने चाहिए, बट द यूनिवर्सल राइट्स आर बी सेट। क्या आप ये समझते हो कि बहुत जगह आज भी मोनार्की है? यस सर। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, ऐसे बहुत जगह पर है, और यूएई है, सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पर आप बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ मोनार्की चल रही है। तो क्या अभी भी लोगों को पूरे अधिकार हैं? और कई जगह तो महिलाओं को अधिकार नहीं है। तो क्या ये विरोधाभास है? कहीं तो बहुत अधिकार है और कहीं नहीं है। तो इस पर कमेंट करने को कहा गया। यूनिवर्सल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, लेकिन वो राजा को पैसा बहुत मिलता है, लेकिन उस पर अधिकार उतने नहीं। हाँ रानी को। अब देखो, सो अब ये देखिए द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन नॉट ऑल क्लियर। कंट्राडिक्शन का मतलब कंट्राडिक्शन का मतलब है विरोधाभास। सर उसका भी हिंदी बताओ ना। मतलब कि आप जैसे किसी कभी चीज पे विरोध करने का विरोध करें, जैसे आप मान लो √2 एक रेशनल नंबर है, फिर बाद में प्रूव करो अरे बाद में इरेशनल आ गए, बोलो ये तो विरोधाभास है। तो विरोधाभास का मतलब कि क्या चीज़ है कि जैसे विरोधाभास का मतलब है कि दोनों चीज़ें, सुनिए ऐसा कुछ नहीं है कि वे भी नहीं है विरोधाभास। क्या नहीं? ये इशारा करें कि सर इस तरीके का नहीं है। आप तो इसका बताइए फिर अगर आप हैं तो। लाइक किसी चीज को विरोध करने का। नहीं आप बताओ। भाई you are being laureate of the class, so prove that you are a laureate। हंसने से नहीं है, बताओ क्यों, हमारा भी टाइम क्यों लो। अब कंट्राडिक्शन वे भी नहीं है, जैसे कहीं रस्सी है, अंधेरे में बारिश हो रही है, आप उसे सांप समझ बैठे, तो इस तरीके से ये एक तरीके का विरोधाभास है रस्सी और आप समझ गए इट इज समथिंग बट यू आर एज्यूमिंग इट समथिंग, but it is not behaving like snake, it is not giving a hiss sound। so जब वो इस तरीके से फुंकार नहीं रहा है तो आप कहोगे तो सांप नहीं हो सकता, और वो बुलबुला भी नहीं है, कहोगे सॉफ्ट टेंडर मुलायम, तो जाके छुएगा कौन? मतलब वही चीज़ है। तो इस तरीके से आप कहोगे नहीं ये सांप नहीं है, तो विरोधाभास हो रहा है, ठीक है कि नहीं? हाँ, सो इस तरीके से विरोधाभास इफ थिंग्स विच इज समथिंग बट इट अपीयर्स समथिंग। एक ऐसी चीज जैसे दुर्योधन चला तो जमीन थी लेकिन उसे वो पानी समझ के चला, ऐसा ही युधिष्ठिर का महल बना था, तो पैर उठा के चलने लगा तो द्रौपदी हंस पड़ी, बोला तुम हंसी हो, अब तुम्हें अपने जब सिंहासन में तुम्हारी बेइज्जती करी जाएगी। और फिर एक जगह पानी था, उसने कहा ये तो जमीन ही होगी, चला वो डूब गया। तो जब वो इंद्रप्रस्थ नगर में गया था तो ऐसा हुआ। तो विरोधाभास जो है वो न समझ में आए, और जो है नाक का मोती ढुलकता देखकर क्यों हुआ ये अन्य शुक ये मौन है। यानी जो लक्ष्मण की पत्नी थी तो उनकी नाक में जो लाल लाल मोती था वो तोता सोच रहा था ये अनार का दाना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब होता कुछ है और समझा कुछ और जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? सो इट इज कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी का मतलब दो चीज जो बिल्कुल अलग अलग हो। सर और कंट्राडिक्शन के लिए अलग वर्ड विरोधाभास है क्या? विरोधाभास है। पता चला कि हमने जैसे किसी को देखा कि बहुत जीन्स पैंट पहने हुए तो हम समझ बैठे ये लड़का है, हम कहेंगे तुम
तू कहाँ जा रहा है, तो वो बोलते हम तो 9 मंथ प्रेग्नेंट, तो कहेंगे विरोधाभास हो गया। हम तो समझ रहे थे लड़का और ये निकली लड़की। बात समझ आएगी नहीं? तो विरोधाभास का मतलब हम कुछ और समझ रहे हैं और निकला कुछ और। हम जिसे हम कुत्ता समझ रहे थे वो शेर निकला। सर होता कुछ और देखता कुछ और। समझ में आ गई बात की नहीं? जैसे हम समझे ही इज वेरी एलिजेंट, वो की स्मार्ट बॉय, गेट अप एंड टेल, तो बोलेंगे ये क्या कह रहे हैं सर, ये क्या बता रहे हैं। समझ गए कि ये विरोधाभास। समझ गए कि नहीं? ओके। कॉन्ट्राडिक्शन में दूसरा वर्ड यूज होता है। कंट्राडिक्शन का मतलब है द थिंग विच इज कंट्रेरी टू, जस्ट अपोजिट। उन्होंने बताया कि नाउ इट इज डूबियस, द मैसेज विच इज गिवन बाय फ्रांस, इट इज नॉट कन्वेड टू वर्ल्ड, इट इज स्टिल डूबियस। आधे देश तो इस्तेमाल कर रहे हैं लिबर्टी को, डेमोक्रेसी, आधे नहीं कर रहे हैं। और यहाँ बड़ी हम तारीफ कर रहे थे कि फ्रांस ने ये दिया वो दिया। कहाँ गया सर? क्या दिया उसने? क्यों आधे राष्ट्र मोनार्क हैं? दिया है तो वो भी होते। यहाँ तो हम लेगेसी की बात कर रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी लेगेसी दे रखा है, तो मोनार्की क्यों है? तो बोलो वही चीज वो कह रहा है कि क्या अभी भी डूबियस है, लोगों को समझ में नहीं आया फ्रांस ने क्या दिया। बोलो समझ में आ गई बात कि वो मैसेज कन्वे हो ही नहीं पाया वर्ल्ड तक जो फ्रांस देना चाहता। तो ये समझ में आई है। अब देखिए क्या चीज है, मतलब एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे पाकिस्तान में। अब सुनिए जो मैं लिख रहा हूँ उससे समझ में आएगा। दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। देखो, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो मैन के क्या राइट्स हैं? मैन एंड सिटीजन। ये एक बुक लिखी गई एक फ्रांस के राइटर के द्वारा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन इज नॉट, ठीक है, वेरी क्लियर। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है सब जगह, क्लियर एंड have dubious meaning। dubious का मतलब doubtful meaning, doubtful का मतलब डुबलेंट एंड्रेड। वो दो ही अर्थ ही हैं, उसके एक अर्थ नहीं निकल रहे हैं, उसे कोई इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा ये क्या कहना चाहता है। हैविंग डाउटफुल मीनिंग, नॉट क्लियर। तो उसकी मीनिंग कैसी है? नॉट वेरी क्लियर। राइट्स जो उसने बुक तो अच्छी लिखी है लेकिन दुनिया समझ नहीं पाई उसको। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कुड नॉट ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी, सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्या सबके पास समान पैसा है कि नहीं? ठीक है, कुड नॉट ब्रिंग। अगर फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया था तो सबके पास एक जैसा पैसा होता तो क्या ऐसा हो पाया? इकोनॉमिक इक्वलिटी ये तो कहीं पे भी नहीं होता। कहीं पर भी नहीं। इकोनॉमिक इक्वलिटी, अगर ये एक चिप्स का पैकेट खरीद सकते हैं तो इनके पास 2 का पैसा है 10 रुपए लेके, तो इकोनॉमिक इक्वलिटी कहाँ हुई? तो हुआ कि नहीं? सर वो कहाँ से? आजकल भी नहीं है सर। हाँ, सो इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है। सो पहली बात तो ये है। एंड दूसरी चीज, ए स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल have much of natural resources and money, however a large section of people are deprived with resources। उनके पास प्राकृतिक संपदाओं का नितांत अभाव है, जबकि एक छोटे से ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा पैसा। 10% लोगों के पास 90% पैसा और 90% लोगों के पास 10% पैसा। तो क्या यही इकोनॉमिक इक्वलिटी की आप परिकल्पना कर रही थी? नहीं। So you are not thinking about it। यही चाहते थे, ये नहीं चाहते थे ना फ्रांस ये मैसेज देना चाहता था। So as 10% people of society वही पॉइंट है। have society, people of society के पास 90% money and natural resources,
और while 90% people of society are still struggling for basic needs. तो इसलिए समानता के अधिकार की तो बात ही मत करिए, लिखा है वहां तो अच्छी बात। चलो, वुमेन आर स्टिल रिगार्डेड एज पैसिव सिटीजन। वुमेन आर स्टिल regarded as passive citizen, यानी उनको एक्टिव सिटीजन नहीं माना जाता। कई जगह तो उनको ड्राइविंग की भी अधिकार नहीं कि कार चलाना है। हर जगह तो 51 तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो उसमें तो वो हिजाब से ही नहीं निकल पाई हैं। तो 193 देश में से तो ये 51 कंट्रीज में तो यही चल रहा है। और बाकी जगह भी जो सीरियल बनते हैं वो वुमेन के लिए बन रहे हैं, आदमियों के लिए बन ही नहीं रहे। और उनके नाम भी वैसे ही बहू सास और ऐसे ही बन रहे। ये नहीं कर रहे हैं कि भाई बाप, ऐसा नहीं। देख सब जगह तो सब वुमेन को पैसिव सिटीजन समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो वुमेन आर स्टिल रिगार्डेड एज पैसिव। उल्टा होता कि आदमी के हाथ में दे दो तो सीरियल लग जाए और औरतों के हाथ में दे दो तो न्यूज़ लग जाए, तब हम मानते हैं कि, लेकिन वो कहाँ हो पाया? तो क्या ये फ्रांस सही संदेश दे पाया? नहीं दे पाया। स्टिल रिगार्डेड एज पैसिव सिटीजन, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। अभी भी हमारे खुद के संसद में सिर्फ 15% वुमेन ही है। 85% तो मैंने 50-50% होते। सो still they are not holding political position, still they are struggling for political rights. सर वो ड्यूबियस दिखाएंगे। हाँ। तो पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। इसके अलावा in many of the institutions, women are not holding 50% seats. 50% seats है, चाहे बैंक हो चाहे कहीं पर भी। In many of the institutions, many of the institutions, women are holding less percentage of seats. यूरोपियन कंट्री में है, लेकिन अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में वो बात नहीं आ पाई। वहाँ 50% उनका कंट्रीब्यूशन है, डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत पीछे है। फ्रांस कंटिन्यूड टू होल्ड एंड एक्सपेंड द कॉलोनीज, स्टिल इट इमेज एज लिबरेटर कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जब फ्रांस खुद ही कॉलोनी बना रहा है तो वो लिबरेटर कहाँ माना गया? उसके बाद भी अंग्रेज भी अपनी कॉलोनी बना ले रहे और नेपोलियन के बाद और भी कॉलोनी बनाता रहा। तो फ्रांस को हम ये मानेंगे कि वो एक लिबरेटर है, आज़ादी दिलाने वाला। तुम तो खुद ही अटैक कर रहे हो। 80% यूरोप को किसने कब्जा कर लिया? नेपोलियन। तो फिर ये नहीं माना जा सकता कि फ्रांस एक लिबरेटर है, ऐसे को तो नहीं मानोगे। सो नेपोलियन still tried to capture territories. So France cannot be considered as liberator. लिबरेटर का मतलब समझते हो? आज़ादी दिलाने वाला मुल्क। तो फ्रांस को हम कंसीडर नहीं कर सकते आज़ादी दिलाने वाला मुल्क। ओके,
इसके अलावा स्लेवरी एग्जिस्टेड इन फ्रांस टिल 1850, यानी जबकि 1850 तक वहाँ पर दास प्रथा थी। तो हम कैसे कह दें कि फ्रांस सबका रिलेटिव? 1850 तक समाज बहुत आगे निकल चुका था, तुम्हारे यहाँ स्लेवरी चल रही है। सो स्लेवरी एग्जिस्टेड इन फ्रांस, यानी किसी ने यूरोप में तो चली रही थी, तो धीरे धीरे स्लेवरी का मतलब दास खरीदे जाते थे और उनसे वहाँ काम लिया जाता था, बेगार लिया जाता था। तो स्लेव्स तो इंडिया से और साउथ अफ्रीका से बहुत गए और अब अमेरिका के भी गए। अमेरिका के रेड इंडियन जो थे 10% बचे, 90% मार दिए गए। और अब आप गोरों का राज्य, यूरोपियंस राज कर रहे हैं, मालूम है? और जो नीग्रो हैं जिनका गला दबा के पुलिस मार देती है, देखा नहीं था टीवी पे? तो वो वहाँ के रेड इंडियंस हैं, 10% बचे हैं। फ्रांस टिल वो भी हुआ था बहुत। हाँ वो तो कुछ फेमस था, 1850, तो इस तरीके से फ्रांस में ये चीज ओके। नाउ हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? सर डायरेक्ट ये हो गया? यस सर, हो गया था हाँ? सर वो तो हो गया सर ज्योग्राफी। सर आपको वो वाला बताना था, फॉल ऑफ नेपोलियन। वो भी हो गया अभी वो क्वेश्चन इतने हो गए हैं, सर ज्योग्राफी पढ़ा। इन्हीं दोनों को आप पढ़ लो, बस इसी के साथ छुट्टी है। अच्छा इन दोनों को सर उसका लगा। आपने मना किया तो देखो ना, अभी ज्योग्राफी के हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये वाला करो। थोड़ा जो आगे पीछे लिखेंगे, हाँ। इसमें तो चलेगा ना? यही करना है बस, आगे पीछे आगे भी एक ही तरफ आ जाए। नहीं मतलब वो नहीं, अगर पॉइंट्स आगे पीछे हुए तो हाँ। नीचे ऊपर। हाँ तो आगे पीछे हुए तो अच्छा हटा दें इसे। नहीं हाँ हाँ वो हटा दो। हाँ यही कर। सर मिटा दो सर। हम तो रट्टा हो गया। शांति रहना, नहीं बोलो, नहीं करना। अरे तो कर रहे हैं। बोलो करें। नहीं सर, ये मेरे को सुनाई दे रहा है, याद करना। नहीं नहीं शांति सब क्यों बोल रहे हैं? सर हमारे बारे में सर कर दो, स्टार्ट करें। सर मिटा दो सर। सर अरे रुक जाना। अच्छा अच्छा दिमाग खराब हो रहा है। अरे क्या था? जल्दी शुरू करो ना। सर मैं भी कर रही हूँ। सर हम 5 मिनट बाद शुरू करेंगे। ओके अर्पिता, इसको कर लो, फिर इसके बाद लिखना में मिटाएंगे, हम समय देंगे। सर रुक जाओ। चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन। हाँ सो बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं गुजरता? उड़ीसा से गुजरात टू सर। कहाँ से नहीं गुजरते? हाँ अच्छा नहीं गुजरता। सो इंडिया जम्मू कश्मीर
हिमाचल प्रदेश ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अच्छा, So the topic of cancer, बात मत करो, of cancer does not pass through। तो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा 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 ओडिशा बोला गया है, ओडिशा, उड़ीसा वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। सर हमारे में उड़ीसा है अच्छा, निकाल के लाना फिर। न्यू बुक पे क्या लिखा है? सर न्यू बुक कौन सी है? मेरे में तो उड़ीसा है। मेरे में भी उड़ीसा चलो मैं अभी देख लेता हूँ, ये तो इतनी पुरानी बुक है। इसमें सही मिल जाएगा। मेरे में तो न्यू है। ओडिशा, यही है ओडिशा। देखा? नेक्स्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। 97 डिग्री। 25 मिनट। बुक से देखिए पहले मेरे को याद है। सर वो क्या लिखा है? वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। बोलो। लिबरेटर, लिबरेटर हम उसे आजादी के संदेश वाहक के तौर पर नहीं देख सकते। उत्तराखंड, बात नहीं करो ज्यादा क्योंकि हमको तो 8 घंटे बोलना है, तुम सपोर्ट करने आओगे नहीं। यहाँ तो खड़े हो के 8 घंटे, अभी तो पहला 2 घंटा है, तो हमारे ऊपर भी तो थोड़ी दया करोगे। तुम 2 घंटे बोल के चले जाओगे, हमको खड़े भी रहना है, बोलना भी है, फिर उसके बाद घर जाके 4 घंटे तुम्हारी कॉपी भी चेक करनी रात को 2 बजे तक। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो इसलिए अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो कैसे होगा एनर्जी मैनेजमेंट? तुम तो शांत रहती हो, फिर तुम्हारे लिखा रहा हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सारी चीजें हैं। तो सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर्स, कॉमन फ्रंटियर्स विद नेपाल है। तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल से सभी की सीमाएं लगती हैं, बिहार। ठीक है। सो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सब है। ये जैसे ये नेपाल है तो यहाँ पर क्या आता है? उत्तराखंड। और फिर यहाँ क्या आता है? फिर यहाँ और यहाँ वेस्ट बंगाल। और ये क्या है? नेपाल। तो इन सब की सीमाएं लगती हैं। सो अब देखो, फिर इसके बगल में सिक्किम भी है, यहीं से सिक्किम भी है। If you intend to visit Kavaratti during summer vacations, which one of the following Indian territories? So that is Kavaratti कहाँ located है? लक्षद्वीप Is situated in Lakshadweep. Fifth, that is my friend hails from a country which does not share. ताजिकिस्तान Yes. So Tajikistan does not share any boundary with India. Tajikistan does not share any boundary with India.
सर तजाकिस्तान की स्पेलिंग सही है? यही है ताजिकिस्तान, ठीक है। ओके, अच्छा सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया था, सेकंड हो गया था ना, यस सर, बोलो। यस सर, सर हो गया। तो अब थर्ड को हम कराएंगे आप लोगों को, एक दो दिन में करा देंगे, ठीक है। सेकंड हो गया था, क्या हो गया? अरे वो मेरे तरफ से मतलब पॉइंट करा दिया था और क्वेश्चन हाँ। करवा दिए थे ऑफलाइन में हो गए। थर्ड फोर्थ और नैट स्किल्स है, इसको हम कल परसों में करा देंगे, इतना ही रखो। ये बस लिखो जल्दी जल्दी नहीं मॉर्निंग तो क्या